इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 11,000 साल के एक ऐसे बेमिसाल सफर पर निकलने वाले हैं जो निर्माण, विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक महाकाव्य जैसी कहानी है। जरा सोचिए, प्राचीन गुफाओं में रहने वाले इंसानों से लेकर आधुनिक चंद्रयान की मून लैंडिंग तक का सफर। यह समझना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता बार बार राख में मिलने के बावजूद फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से जीवित हो उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हमारे इस ऐतिहासिक सफर को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सभ्यता की नींव, स्वर्ण युग, आक्रमण और प्रतिरोध, स्वतंत्रता संग्राम और आखिर में आधुनिक पुनरुत्थान। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, सभ्यता की नींव। ये वो समय था जब इस उपमहाद्वीप में इंसानी बस्ती और बड़े आविष्कारों ने आकार लेना शुरू किया। शुरुआती नवाचार का स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। मतलब 9000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ की बात करें तो वहां सिर्फ खेती ही नहीं हो रही थी, बल्कि खुदाई में मिले इंसानी जबड़ों से पता चला है कि उनके पास पत्थर की बारीक ड्रिल थी। जी हां, हजारों साल पहले ही डेंटिस्ट्री का जन्म हो चुका था। उसके बाद सिंधु घाटी के बेहतरीन ग्रिड वाले शहर, फिर वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का भारत की सीमाओं से वापस लौट जाना, ये सब एक बेहद मजबूत शुरुआत की गवाही देता है। अब इस चौंकाने वाले नंबर को देखिए, 15 लाख। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर उस शांतिपूर्ण और बेहद एडवांस्ड सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में बटे थे, तब यहाँ आधुनिक महानगरों जैसे ग्रिड सिस्टम वाले शहर थे। और तो और प्राकृतिक कोलतार से बने वाटरप्रूफ स्नानागार और बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था भी मौजूद थी। इसी दौर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था दाशराग्य युद्ध। रावी नदी के तट पर लड़ा गया ये युद्ध 10 राजाओं का युद्ध, सिर्फ जमीन हड़पने की लड़ाई नहीं थी। इस जीत ने उत्तर भारत को भरत कबीले के नीचे एकजुट किया और इसी महान कबीले से इस देश को अपना वो नाम मिला जो आज भी हमारी पहचान है, भारत। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, स्वर्ण युग। ये वो दौर था जब ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और बेहिसाब दौलत अपने चरम पर थे। और ये स्लाइड विरोधाभास की असली ताकत को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत देखी थी। इस खौफनाक खून खराबे ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने धम्म घोष यानी शांति का रास्ता चुना और पूरे एशिया में अहिंसा का संदेश फैलाया। बिल्कुल एक अलग ही दिशा। तो समझने वाली बात यह है कि भारत सिर्फ आर्थिक रूप से अमीर नहीं था, ये दुनिया का बौद्धिक इंजन भी था। कुषाणों ने सिल्क रोड पर कब्जा करके शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले ही शून्य का सिद्धांत दे दिया था और ये भी बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। और फिर हर्षवर्धन का दौर, जहां विशाल नालंदा विश्वविद्यालय मुफ्त शिक्षा देता था और राजा अपनी सारी संपत्ति महादान में दे देते थे। खैर, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब हम इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से पर आते हैं, आक्रमण और प्रतिरोध। विदेशी हमलों का अंधकारमय दौर और उसके खिलाफ हुआ भयंकर संघर्ष। सिर्फ एक नंबर 3। पूरे 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय की भव्य लाइब्रेरी जलती रही। बख्तियार खिलजी के इस हमले ने सिर्फ किताबों को राख नहीं किया, बल्कि हजारों सालों की वैज्ञानिक और चिकित्सा से जुड़ी रिसर्च को हमेशा के लिए मिटा दिया। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। प्रतिरोध की बात हो रही है तो ये पंक्तियां एक बहुत ही नाटकीय और ऐतिहासिक पल को सामने लाती हैं। अंधे हो चुके बंदी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जब निशाना लगाने को कहा गया तो इस कविता के जरिए उन्हें आवाज और दूरी का अंदाजा दिया गया, और उसी आवाज के सहारे उन्होंने अपने बंदी बनाने वाले मोहम्मद गौरी पर अचूक निशाना साध दिया। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। अगर हम स्रोतों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो एक बहुत ही तीखा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ ताजमहल, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे जैसी बेशुमार दौलत से भरे मुगल दरबार थे, और दूसरी तरफ आम किसान थे। भारी टैक्स, छीने गए अनाज और भयानक भूखमरी ने इन किसानों की कमर तोड़कर रख दी थी। महलों की चमक के पीछे की ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी, और यहीं से अपनी राख से उठकर लड़ने वाले नायकों का एक अटूट सिलसिला शुरू होता है। बप्पा रावल का आक्रमणकारियों को ईरान तक खदेड़ना हो, या चित्तौड़ की 16,000 वीरांगनाओं का आग में कूदकर जौहर करना, महाराणा प्रताप का भील आदिवासियों के साथ जंगलों से युद्ध लड़ना, शिवाजी महाराज की वो गुरिल्ला रणनीतियां, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए संभाजी का अकल्पनीय यातनाएं सहना,
इन सब ने विशाल साम्राज्यों के खिलाफ एक भयंकर प्रतिरोध खड़ा किया। अब हम प्रवेश करते हैं चौथे भाग में, स्वतंत्रता संग्राम। औपनिवेशिक युग, जहां व्यापार के नाम पर आए एक नए साम्राज्य ने धोखे से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नियंत्रण सिर्फ बंदूकों के दम पर नहीं किया था। उन्होंने एक एक करके पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। पहले वो व्यापारी बनकर आए, फिर 1757 के प्लासी युद्ध में गद्दारी का फायदा उठाया। उसके बाद खेती की दौलत लूटी गई और बेहतरीन कपड़ा बनाने वाले स्थानीय बुनकरों तक को क्रूरता से काट दिया गया, और अंत में रियासतों को बांटो और राज करो की नीति से निगल लिया गया। लेकिन इसके खिलाफ जो आवाज उठी वो भी हर वर्ग और विचार से आई थी। 1857 में मंगल पांडे की जलाई गई चिंगारी, रानी लक्ष्मीबाई का दोनों हाथों में तलवार लिए वो भयंकर हमला, फिर जलियांवाला बाग जैसे नरसंहारों के बाद महात्मा गांधी का वो विशाल अहिंसक जन आंदोलन, और दूसरी तरफ मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह की हंसते हंसते दी गई शहादत। इन सबने मिलकर इस लड़ाई को एक महासंग्राम बना दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस एक ऐतिहासिक नारे ने आज़ाद हिंद फौज में ऐसी आग भर दी जिसने भारत में ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण की जड़ों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक सीधी चुनौती थी। आखिर में हम आते हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, आधुनिक पुनरुत्थान। ये कहानी है एक खंडित भूमि के फिर से जुड़कर एक वैश्विक महाशक्ति बनने की। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 562। आज़ादी के वक्त देश 562 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। ये बिखरा हुआ टुकड़ा ही आज का आधुनिक भारत है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बेजोड़ कूटनीति से एक साथ जोड़ा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर 1971 में इस नए राष्ट्र ने अपनी सैन्य ताकत का लोहा तब मनवाया जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक। इस एक घटना ने दुनिया को बता दिया कि आधुनिक भारत किसी से कम नहीं है। और ये सफर फीनिक्स की तरह राख से उठने का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। 1960 के दशक में हमारे पहले रॉकेट के पुर्जे साइकिलों पर लाद कर ले जाए गए थे। संसाधनों की घोर कमी थी। और फिर 2023 में हमने चंद्रयान को सीधे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया। एकदम शून्य से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो इस बेमिसाल एक्सप्लेनर के आखिर में 11,000 सालों के इस सफर को देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में जरूर आता है। 9,000 साल पुरानी डेंटिस्ट्री से लेकर मून लैंडिंग तक इतिहास गवाह है कि यह सभ्यता बार बार नष्ट होने के बाद भी हमेशा अपनी राख से वापस उठती है। तो इंसानी जज्बे और लचीलेपन की इस लंबी कहानी का अगला अध्याय आखिर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है।